किया कि भाई आइए ना, समाज से जुड़ो, जानो ना। लेकिन हम राजनीति में नहीं गए, लेकिन सवाल खड़े किए हमने, सवाल राजनीति के ऊपर भी। तो ये जानना जरूरी, सवाल खड़े कीजिए, लोगों मजाक होता है होने दीजिए। दूसरा, अपने को बहुत ज़्यादा ना विश्लेषण करने पे लाइए दिमाग को। जब तक एक्टर 24 घंटे में से 18 घंटे सिर्फ एक्टिंग के बारे में सवाल नहीं करे, बात नहीं करेगा अपने आप से। मैं अभिनेताओं को अक्सर एक बात कहता हूँ कि हमारा दिमाग दुनिया का सबसे बड़ा कंप्यूटर है। उससे बड़ा कंप्यूटर कोई नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर भी तो हम नहीं बनाया, हमारा दिमाग नहीं बनाया। तो जैसे हम कंप्यूटर को निर्देश देते हैं ना, आदेश देते हैं ना अपनी उंगलियों से, तो अपने दिमाग को भी ऐसे ही जो है ना आदेश देने सीखिए। जो हमारा इंटरनल प्रोसेस है, ऑलरेडी है, हमारे कुदरत ने हमारे अंदर दिया हुआ है कि हम प्रोसेस में ही काम कर दें। लेकिन आप बाकायदा दीजिए कि भाई ये कर दिमाग। आप देखिए अपने दिमाग के साथ खेलना शुरू कीजिए, गेम करना शुरू कीजिए। आपको लगेगा कि अरे तो अलग हो गया, कुछ मज़ा आ रहा है। भाई दिमाग से कि भाई तो अभी यार सुबह उठ रहा है भाई 5 बजे, क्यों नहीं उठ रहा है? उठना है। तो अपने दिमाग के साथ जब खेलना शुरू करेंगे तो आपकी बहुत सारी कमजोरियाँ, बहुत सारी चीज़ें आप उससे निकल जाएंगे। जैसे मान ली मैं कभी लगता है, जैसे मैं अक्सर कम सोता हूँ, तो अगले दिन सुबह होता है अरे 6:30 बजे पहले चाय पीने उठना है भाई, ये उठना है हो जाए, अच्छा ये करना, मुझे करना है। और दूसरा कि अगर मैं रात को नहीं सोया हूँ या मैं 2 दिन से काम करने लगा कर, मुझे लोगों के सामने और ताज़ा दिखना है, ये तय कर लिया। आपको मैं थका नजर आ रहा हूँ? हाँ, मैंने अपने दिमाग को बोला, बहुत छोटी सी बात है, मैंने बोला कि नहीं अरे आप जो है थके नहीं, आप तो बिल्कुल फ्रेश हैं, क्योंकि आपके सामने फ्रेश बातचीत है। ये सब ये ज़्यादा मुझसे फ्रेश है, तो इनसे ज़्यादा मुझे बात ढंग से करनी। तो फ्रेशनेस आपके अंदर से आती है। अपने दिमाग को निर्देश देना सीखिए। अभिनेता कम से कम 18 घंटे दिमाग के साथ जो है ना लगातार बातचीत, ऑब्जर्व करें। पढ़ रहा है उससे साथ भी, किताब के साथ बातचीत कीजिए, किताब के साथ बात कीजिए। दिख रहा है और ये मुझसे बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि अच्छा ये देख रहा है, अच्छे कर रहा है, इसके दिमाग में ये आ रहा है, अच्छा ये आ रहा है, इसने हाथ यहाँ रखा है, ये हुआ है, ये मुस्कुरा क्यों। तो आपकी ऑब्जर्वेशन बढ़ता है। ये अभिनय के बहुत प्रारंभिक कुछ पॉइंट हैं जिनको मैं हमेशा कहता हूँ कि आप जब अपने से प्रारंभ करेंगे, बाहर तो बहुत कुछ है, बाहर बहुत कुछ बताया जाएगा, लेकिन आप अपने साथ काम, आपकी मशीन तैयार नहीं है। आपके तैयार है तो आपको कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, कुछ नहीं हो सकता है सर जब तक आपके अंदर से नहीं होगा। सर आपका कथन का असर हुआ है, अब सवाल तैयार है। जी, नेता नाम के पीछे क्या कहानी, मतलब ये नाम कहाँ से पड़ा? हमने जब तलाश कर रहे थे, जब मैं ढूंढ रहा था, बहुत सारे नामों के बीच से वास्ता होता है। ऐसे जैसे माँ बाप, आपका नाम क्या है? आर्यन। आर्यन। आपके मम्मी पापा ने आर्यन आपका जो सोच कर रखा होगा, क्या सोच कर रखा? वो बता ये पूछे नहीं, ये सवाल है, ये मेरा है। तो यानी कि उन्होंने अपनी समझ से, यहाँ जितने बैठे हैं ना, आपका नाम क्या? पवन। पवन जब मम्मी पापा ने रखा, बहुत सोच समझ के रखा होगा कि पवन की तरह बहेगा, पवन की तरह एकदम निडर रहेगा, और तूफान आंधी और उसके साथ भी एक जो है उसके अंदर एक तरलता रहेगी, कुछ सोच के किया होगा ना। तो ऐसे हर नाम ऐसे सोच कर किया जाता है कि हम क्यों नाम रख रहे हैं। नामकरण इसीलिए होता है ना, हर धर्म के अंदर, हर मज़हब के अंदर नामकरण एक बहुत बड़ी परंपरा है। तो ऐसे ही जब भी कोई भी संस्था रखते तो उसकी हम अपनी सीमित, हमारे माँ बाप अपने सीमित अनुभव के आधार पर या औरों से पूछ कर रखते हैं। ऐसे ही हमने अपने सीमित और अपने जो अनुभव के आधार पर हमने बहुत सारे नाम तलाश करे, अंत में लगा रही तलाश की, ये नाम पर हमें लगा कि अस्मिता का मतलब होता है कि आइडेंटिटी, अपनी पहचान, कि हम सब क्या है यहाँ पर, क्यों बैठे यहाँ पर, अपने घरों को छोड़कर आप यहाँ पर आए हैं। आप ही बम्बई के नहीं हैं, है ना? कहाँ से हैं? इच्छापुरम। हाँ, तो आप छोड़कर यहाँ पर है, और मम्मी पापा के और अपने घर के सुरक्षित माहौल से निकल कर यहाँ रोज़ आपको नई लड़ाई के लिए अब तैयार होते हैं, नहीं रोज़ नए संघर्ष के लिए, और नए दिन, हर नया दिन आपकी नई उम्मीद की तरह आता है। तो वो क्यों होता है? तो वो एक आइडेंटिटी की तलाश है, पहचान की तलाश। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ पहचान की तलाश विद डिग्निटी। पहचान करो, पहचान बनाइए। बहुत लोग पहचान बन जाते हैं लेकिन डिग्निटी नहीं होती है। आज सम्मान के साथ, खुद का सम्मान, दूसरों का सम्मान। तो ये हमने अस्मिता का नाम ये रखा है कि अपनी पहचान के साथ साथ अपना सम्मान, अपना काम, अपनी चीज़ें और अपना स्वयं की तलाश। हम सब अपने आप ही अपने क्रिएटर हैं, कोई दूसरा हमें क्रिएट नहीं कर सकता है। तो क्रिएटर हैं हम अपनी ज़िंदगी बना भी सकते हैं, ज़िंदगी को बिगाड़ भी सकते हैं। और मंटो की बात वही आती है, मैं हमेशा कहता हूँ मैं कि मंटो ही कहता था हर व्यक्ति के अंदर जो है दोनों व्यक्ति होते हैं, और यही था मंटो की खासियत थी कि वो अच्छे से अच्छे के अंदर भी जो है एक खराब विलेन ढूंढ सकता था, विलेन में एक अच्छा ढूंढ सकता था। और ये सब हमारे अंदर है। अब कब कहाँ, इसलिए अपने को तैयार करना ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं, और लगातार इसके लिए खुद को लगातार चेक करना ज़रूरी है। हमें लगता है कि भाई ठीक है चल रही है ज़िंदगी, नहीं,
रोज़ अपने से बात करो, क्या भैया अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अब आपसे बात करते हुए भी मैं खुद से भी बात कर रहा हूँ कि भाई अब इनका जो सवाल है उसका मैं बेहतर उत्तर कैसे दे सकता हूँ। अगर मैं ये सवाल अपने आप से नहीं करूँगा तो आपको बेहतर उत्तर नहीं दे पाऊँगा। सिंपल सा कह दूँगा एक नाम था रख लिया, कह सकता था, लेकिन अस्मिता के पीछे पूरी कहानी बता कि हम सबकी बातचीत आई ना कि हमारी अस्मिता की तलाशी तो होती है, लेकिन सम्मान के साथ। इसको ध्यान रखिए, हम सब मुंबई में हैं, यहाँ बहुत व्यापक कॉमर्शियल मार्केट है, लेकिन अपनी डिग्निटी के साथ कभी कंप्रोमाइज़ मत कीजिए। कंप्रोमाइज़ कौन करता है? जो कमज़ोर होता है। हमने आज तक जो समझौता नहीं किया है, मैंने आज तक समझौता नहीं है, सरकार के सामने हाथ नहीं फैलाए हैं। अभिषेक को मालूम है, हमारे रिहर्सलों में बैठकर बहुत सारे बड़े बड़े नेता आकर बैठिए, चाय पीजिए, जय हिंद करके चले जाइए। हम नेताओं को भी ज़्यादा जगह नहीं देते। आप देश चला रहे हैं, हम जो है लोगों को नई पीढ़ी तैयार कर रहे हैं। हमने किसी के पीछे नहीं गए, अब कोई समझौता नहीं किया, किसी से जो हमने जगह नहीं मांगी। अभी एक बहुत बड़े राजनेता मेरे पास आए थे, जो एक समय बहुत राष्ट्रीय स्तर पर, उन्होंने कहा अरविंद गौड़, आप, मुझे ताज्जुब हो रहा है कि आपने अभी तक आपके पास अपनी जगह नहीं है। मैंने अपनी जगह, बोले छोटे छोटे निर्देशक, छोटे छोटे लोग, छोटे जो कलाम है, वो अपने जो है मतलब 1-2 एकड़ सरकार से लिए बैठे हैं, और वहाँ पर उन्होंने एक पे थिएटर या कला का चल रहा है, दूसरे कॉमर्शियल चल रहा है। आपने क्यों नहीं लिया अब तक? आपको इतने साल हो गए, आप तो सब जानते हैं। उन्होंने, उनको पता था कि मैं लोगों जानता ज़रूर हूँ, लेकिन उनसे मैं काम नहीं निकलवाता। तो मैं हंस पड़ा। मैं कहा कि आपको क्या लगता है कि मैं किसी पास जाकर करता? क्यों करूँगा मैं क्यों कहूँगा कि भाई साहब मुझे जो जगह दे दो, कर दो। और सरकार को लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, सरकारी जिम्मेदारी है कि भाई आओ अरविंद गौड़, चलो यहाँ बैठ जाओ, ये करो भाई, जगह तुम्हारे पास है। तो ये समझौते नहीं करने चाहिए। आदमी टूटता है, मरता है, सब कुछ होता है, मतलब। तो मेरा ये कि मैंने तुम अभी तक नहीं किए, और मुझे तो ये हमारी सबसे बड़ी ये डिग्निटी है। और दूसरी सवाल किसी को? जी। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आप इतना समय दे रहे हैं, बहुत प्रोफाउंड बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। आपने एक बात बोली थी कि फ्रस्ट्रेशन जो शब्द है वो हमारे किसी किताब में नहीं है, ऐसा कोई रस नहीं है फ्रस्ट्रेशन रस। तो मैंने जितनी भी वर्कशॉप या जहाँ से भी मैंने शिक्षा ग्रहण किया, तो नवरसों पे बहुत फोकस किया जाता है। और फ्रस्ट्रेशन का मैं सोचा था, तो आदमी फ्रस्ट्रेशन में या तो गुस्सा हो जाता है, तो दुखी हो जाता है। तो आपका रौद्र मिश्रित करुण रस हो गया, कुछ हो गया। सर, आप रसों के बारे में कुछ बता सकते हैं, कितना जरूरी है एक अभिनेता के लिए रसों पे काम करना? निसंदेह रस के बिना तो कुछ ज़िंदगी नहीं चलती है। चलती है क्या? हाँ, देखिए हमारा जन्म भी कैसे होता है, कैसे जन्म होता है? हमारे मम्मी पापा ने, आपके माँ बाप ने प्रेम किया, तो आप उससे आए, उनके अच्छे रस से आप पैदा हुए। ऐसे ज़िंदगी रस के बिना कुछ भी नहीं होता। जब रस खत्म हो जाते हैं तो हम जो है रंगहीन हो जाते हैं। ठीक है, मैंने भावों की बात की, और जो मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें रस को जानना चाहिए, चीज़ें जानना चाहिए, अपने आसपास जो कुछ भी है उसको बहुत ज़रूरी है। मैं तो भरत मुनि के नाट्यशास्त्र खुद ही चर्चा करता हूँ, जो कि अक्सर आज के हमारे कंटेम्प्रेरी डायरेक्टर्स नहीं करते हैं। उनके पास जो कुछ 4-5 नाम होते नहीं हैं। हमारी पूरी परंपरा है, पूरी परंपरा है, जिस परंपरा से मेरे परदादा, दादा, मेरे पिताजी हुए, ये मैंने जो सीखा है, जो मैं भाषा बोल रहा हूँ मेरी नहीं है, मैंने अपनी पीढ़ियों से सीखी है। जो मेरा व्यवहार है, मेरी पीढ़ियों का व्यवहार है। हम बैठे हैं, अभी आप ऐसे सवाल कर रहे हैं, हमने उनके सीखकर उसको आगे बढ़ाया है। ऐसी कलाओं के अंदर भी हमारे पूर्वजों ने जो काम किए समाज में, वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। मेरा कहने का मतलब है कि आज के अभिनेता की चुनौतियाँ ज़्यादा है, चुनौतियाँ इतनी ज़्यादा है कि, और उसके बाद टेक्स्ट बदल गए हैं, ज़िंदगी कहानियाँ बदल गई हैं, और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आ गई हैं जो इंटरनली बहुत ही ज़्यादा है। उसको लगातार, पहले आदमी क्या बहुत सरल होता था। आप देखिए ना, अपने दादा को देखिए, उनके क्या कितने चालाकियत नहीं थी, और बहुत सारी चीज़ें उनके मुंह से कभी नहीं सुना होगा कि यार दुनिया बर्बाद है, बेकार है, या मैं आज बहुत कुंठित हूँ, फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरा मन जो है कर रहा है कि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, कभी नहीं सुना होगा ना। आप अपने हर दूसरे दोस्त से सुनते होंगे यार, है ना, उनको परेशान होते देखते होंगे, और परेशानी उनको बहुत डिस्टर्ब करती होगी। यानी कि आज की जो पूरा हमारा तकनीक बदली है, तकनीक के साथ साथ हमारी जो दिक्कतें आई हैं, हमारी जो नए नए सवाल आए हैं, उन सवालों को समझने की मैं बात कर रहा हूँ। मैं वो नहीं कर रहा कि वो रस के बिना कुछ नहीं होगा ना। मैं और आप बात करें, मुझे रस आ रहा है, आप तभी तो सुन रहे हैं मुझे। और इस रस को डेवलप कैसे हो रहा है? ये डेवलप इनकी वजह से हुआ। इन्होंने तय किया कि भाई किसी भी तरह की, आप घर से आए सुबह सुबह तो ये हुआ, हमारे संवाद हो रहा है, ये भी देख रस है, तो उसके बिना तो नहीं है।
लेकिन उसके साथ साथ जो हमारे आसपास की और चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं, कॉम्प्लेक्स है जो ज़िंदगी का, उसको समझने के लिए आपको रोज़ाना अपनी ज़िंदगी किताब जो है ना आँखों से, कान से, दिमाग से लगातार ओपन करके उसको वो सीखना बहुत ज़रूरी है। और उसको नहीं जानेंगे अगर आप सिर्फ किताबों में पढ़ी चीज़ों पर रह गए तो आप शायद थोड़ा मुश्किल होगी, कठिन होगा। व्यवहारिक जो आप देख रहे हैं जो ज़िंदगी की आप किताब है वो ज़्यादा पढ़ना ज़रूरी है, दोनों के साथ एक तालमेल बनाना ज़रूरी है, मेरा ये मतलब है। ठीक है, शुक्रिया, आपने बहुत ही समझदारी से सवाल किया। और किसी का कुछ सवाल? जी हाँ जी। नमस्ते सर, मेरा नाम नीतीश भारद्वाज है। मेरा ये सवाल था आपसे कि अस्मिता कलाकारों के लिए आर्थिक रूप से किस प्रकार से सहायता करता है या कर सकता है? क्योंकि NSD में जैसे एडमिशन लेने से पहले 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, वैसे ही थिएटर ज्वाइन करने से पहले 4 या 5-6 हज़ार जो भी फीस होती है, तो ये दोनों चीज़ें कलाकारों के लिए समस्या उत्पन्न करती हैं, तो अस्मिता इसमें किस प्रकार से सहायता करता है? पहली चीज़ तो ये कि वो उसका मैं हमेशा कहता हूँ कि जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय है वहाँ पर जो विद्यार्थी जाते हैं वो हमारे और छोटे छोटे शहरों के थिएटर ग्रुपों से जाते हैं जो बहुत ही कम्पिटिटिव काम करते हैं। और सिर्फ दिल्ली में नहीं, बम्बई में नहीं, बहुत जगह बहुत अच्छा काम हो रहा है। बढ़िए तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। और वहाँ के जो चुनिंदा अभिनेता जो आगे सपना देखते हैं और जिनको लगता है कि वहाँ जाने के बाद और ज़्यादा हो सकता है, वो लोग करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, ये तो हुआ। हमारा अस्मिता की मैं बात करूँगा। अस्मिता में हम लोग जो ज़रूरतमंद अभिनेता होते हैं उनके लिए मैं अलग तरह से हम मदद करते हैं, है ना। क्योंकि हम तो खुद ही अपने रिसोर्सेज डेवलप कर रहे हैं, हमारे पास कोई सोर्स नहीं है कि हमारे कोई ग्रांट नहीं है, कोई हम NGO नहीं है, हमारे पास कोई कॉर्पोरेट का पैसा नहीं है। मुझे सुबह 9 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक पढ़ाना है, काम करना है, फिर हमारा परफॉर्मेंस भी करना है, चीज़ों मैनेज भी करना है, कॉलेज में भी भागना है। तो ये इन सब के मध्य में भी हमारे लिए अभिनेता ही महत्वपूर्ण होता है। तो उसके लिए हमें एक आर्थिक आधार हम डेवलप करते हैं और उसमें निस्संदेह टिकट का और अभिनेताओं से ली गई जो ट्यूशन का, जो वर्कशॉप की जो डोनेशन है, उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। लेकिन हमने ध्यान रखा कि हम अपने जो कंट्रीब्यूशन है वो ऐसा रखें जो निम्न मध्य आय का बच्चा भी, मिडिल क्लास का बच्चा भी उसको अफोर्ड कर पाए। और इसलिए हमने अपनी फीस जो 3 महीने की 2.5 लाख 3 लाख नहीं रखी, जो एक अलग तरह कॉमर्शियल मार्केट है। हमने वो रखा जो हमने जो पहले 1 रुपया 1 दिन रोज़ाना के से प्रारंभ किया था। जब हमने अस्मिता शुरू किया था 1 रुपया रोज़ दीजिए, और वो भी अक्सर जो है अभिनेता नहीं दे पाते थे, तो हमने वहाँ से प्रारंभ किया था। फिर धीरे धीरे करते हम जैसे चीज़ें बड़ी, खर्चे बड़े चीज़, हमने उसके हिसाब से हम करते चले गए। तो हमने कोशिश ये की कि हम अपने को कमर्शियल मार्केट में ना डालें, एक मिनिमम करें, और जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं उनको हम जो स्कॉलरशिप भी दें, यानी कि उनको उनका परसेंटेज कम कर देते हैं, चीज़ें करते हैं। और एक समय ऐसा आता है जो जैसे दिल्ली का मैं उदाहरण दूंगा, जैसे किसी ने हमारे साथ 6 महीने काम किया है, उसके बाद अगले 6 महीने बाद उसका जो फिर फीस स्ट्रक्चर कम हो जाता है। यानी कोई 4,000 से शुरू किया है तो 6 महीने बाद 3,000 हो जाएगा, उसके बाद होगा फिर 1 और हो जाएगा, 1 साल बाद और हो जाएगा। और एक समय आता है कि जब पूरी तरह से प्रशिक्षण करके वो मंच और नुक्कड़ नाटक के लिए जाता है, वहाँ पर वो हमारा अपनी टीम का सदस्य हो जाता है, जैसे मैं हूँ उसी तरह हो जाता है। तो हम अभिनेता से परिवार की तरह हमारा हो जाता है। तो हमने एक कोशिश की है कि हम एक्टर के साथ साथ और ग्रुप के साथ साथ बैलेंस बनाकर चलें। और ऐसा नहीं होता, फीस महत्वपूर्ण होती है खर्चे के लिए, लेकिन उसके बाद भी हमारा पूरा खर्चा उससे नहीं निकलता है। तो इसलिए मुझे काम करना पड़ता है, कई जगह जाके मुझे भाषण देने पड़ते हैं, कई जगह जाकर कुछ एक्स्ट्रा क्लासें लेनी पड़ती है, वो सब मुझे करना पड़ता है। लेकिन मेरा पूरा लक्ष्य होता है मैं अपने ग्रुप के लिए जगह किराया कैसे दे पाऊँ। दिल्ली बॉम्बे दोनों जगह किराया है हमारे अलावा, और दिल्ली में ऑडिटोरियम आपको पता होगा बहुत महंगी है। श्री राम सेंटर 60,000 रुपये का 8 घंटे के लिए है, और अगर पूरे दिन लेते तो 1 लाख से ऊपर चला जाता है। अगर आप महीने में 2 दिन नाटक करते हैं तो आप जो 1,20,000 रुपये वैसे ही दे रहे हैं। टिकट कितना निकलता है वो सब कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो हमारी कोशिश होती है, हम सस्टेनेबल सिस्टम डेवलप किया हमने, ये सबसे बड़ा है। और सस्टेनेबल सिस्टम रंगमंच में डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़्यादा थिएटर ग्रुप्स को मैं हमेशा कहता हूँ सस्टेनेबल सिस्टम डेवलप कीजिए, और इसके लिए हम रिसाइकलिंग को सेट करते हैं, रिसाइकलिंग कॉस्टिंग करते हैं, रिसाइकलिंग करते हैं और सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम कॉस्टिंग महंगी ना करें, हम बहुत ही ताम झाम के साथ ना करें। हम जो सेट, हम ये जो जिस पर आप बैठेंगे यही हमारे सेट बन जाते हैं। जब मैंने तुगलक किया था, मुझसे पहले जो तुगलक किया था अब्राहम अलका जी ने किया था, जो बहुत ही ग्रांड लेवल पर था, पुराने किले पे किया था, मनोहर सिंह उसमें थे।
बहुत बड़े स्तर पर था। जब मैंने तुगलक किया, लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, तुगलक करेगा क्या है, मैंने कहा मैं करूँगा। मैंने ऐसी जगह पर, इसी से थोड़ा सा बड़ा सा बेसमेंट था श्री राम सेंटर का, वहाँ तुगलक किया और मेरे तुगलक में 8,000 खर्चा था बस बेसमेंट के अंदर किया। और वो तुगलक की हमने जो है करीब 28 शो किए और सुपरहिट नाटक हुआ। तो उस समय तमाम रिव्यूज़ आए कि अलका जी की बात है, उसके बाद अगर तुगलक का कंटेंट और न्यूज़ समझने की किसी कोशिश की है वो अरविंद घोड़ के अभिनेताओं ने की है। क्यों, हमने विषय पे काम किया, हमने उसको तब भव्य नहीं बनाया, दिखावा नहीं किया। तो हमारे नाटकों के अंदर जो इकोनॉमी डेवलप, हम इकोनॉमी को जब बैलेंस करते हैं, हम भव्यता नहीं करते हैं, हम उसको जो है बैलेंस करते हैं सीमित साधनों में, क्योंकि हमें मालूम है हमारा जो अभिनेता हमारे आय के सीमित साधन है और उसी में हमें करना है, हम अपने खर्चे बढ़ाते नहीं हैं। तो छोटे, जैसे हमारे यहाँ किसी भी जगह पर हम, जैसे हमने दिल्ली में अगर झाड़ू मारना है तो मैं भी काम करूँ, मेरा अभिनेता भी करेंगे, पोछे मारने से हम खुद काम करते हैं। जैसे मैं, अगर हमारे पास जो है एक पूरा हमने स्वावलंबन का सिस्टम डेवलप किया हुआ है तो हमारे खर्चे उससे बच जाते हैं। सेट भी लेकर जाना है तो हम अपने सीमित साधनों से ऑडिटोरियम भी लेकर जाते हैं। तो पूरा बताने का मतलब सस्टेनेबल सिस्टम को होता है, उसकी कोशिश करते हैं। और अभिनेताओं के लिए, जैसे अस्मिता ने, जैसे कोविड का वक्त था, वैसा वक्त था जहाँ सभी के लिए संकट थे, वहाँ अस्मिता ने, हमने हेल्पलाइन चलाई, आर्टिस्ट हेल्पलाइन नाम से चलाई। किसी भी अभिनेता को ज़रूरत है, किसी भी अन्य कला, हमने अभिनेताओं की शुरू की थी। बढ़ते बढ़ते वो इतनी बड़ी कि हमारे पास जो रोज़ाना 40 से 50 लोगों की राशन की डिमांड आती थी, हम उसके लिए काम करते थे। बहुत सारे इधर से उधर हमने लोगों से मदद ली, बहुत सारा हमने किया, लेकिन हमने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। हमने कोई ऐसा नहीं किया, कोई हमने किसी सरकारी या वो फ़ोटो खिंचवाए, हमने, हमारा कोई फ़ोटो नहीं मिलेगा। हम मेरे परिवार के सदस्य हैं कलाकार, तो जब कलाकार के परिवार को दिक्कत हो तो हमें खड़ा होना पड़ेगा ना, कोई भी व्यक्ति है तो हम एक परिवार की तरह मानते हैं। तो वहाँ जो भी हम कर सकते हैं हमारी कोशिश रहती है, और भी कोई चीज़ें नहीं आती है तो हम उसको और करने की कोशिश करेंगे आगे। हमारे लिए कलाकार परिवार का हिस्सा है, उनके सपने हमारे सपने हो जाते हैं। एक चीज़ और कहना चाहूँगा, जी। जैसे आपने बोला कि एक्टर के लिए कि हम अस्मिता क्या कर रहे हैं, तो ये चीज़ मैंने 2010 में महसूस की थी और अभी भी महसूस करता हूँ। आप मुंबई में चले जाइए किसी भी थिएटर ग्रुप में, कोई भी थिएटर ग्रुप आपको 10 महीने बाद फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं कराएगा। और अरविंद सर ने अभी कुछ टाइम पहले हमें ये बोला कि प्रदीप भाई को कि अभिषेक प्रदीप एक काम करो कि मुंबई में 10 महीने के बाद फीस फ्री करो। आप 10 मंथ के बाद फीस फ्री कर दें, उसके बाद आपको 2 साल 3 साल जितना थिएटर करना है आप आइए और थिएटर कीजिए। आप बस यहाँ पे समय दीजिए और नाटक कीजिए, हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, हमें आपका टाइम चाहिए। तो अस्मिता एक्टर के हमेशा मंच को ओपन रखता है, क्लोज नहीं करता है। आई थिंक एक एक्टर के इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी और कुछ हो ही सकता कि उसको एक बेसिक सीमित स्तर पे पैसा देना है, उसके बाद को पैसे नहीं देना, परफॉर्म कर देंगे। चुनौतियाँ जो रंगमंच की हम कोशिश करते हैं उससे सामना करें, और जहाँ जो उनकी आगे की ज़िंदगी तैयार करें। जैसे किसी को आगे पढ़ना जाना है, उसको हम पुलिस बताते हैं कि आपको ऐसे करो, ये लेटर लिखो, यहाँ करिए। किसी को विदेश में पढ़ने जाना है, उसके लिए हम जो उन विश्वविद्यालयों के साथ भी हम कोशिश करते हैं जो हम कर, तो वो हमारा जितने हमारे सीमित साधन हैं उसके बीच में हम काम करते हैं। और भी अगर हम, तो हमेशा सुझाव के लिए रहते हैं कि अगर आते हैं उसको भी हम कोशिश करते हैं। लेकिन हाँ, अरविंद घोड़ एक है, और अरविंद घोड़ की टीम में भी हमारी अपनी सीमाएँ हो सकती हैं, उन सीमाओं के साथ हम कोशिश करते हैं कि ईमानदारी से काम करें। बस ये हमारा दिल्ली अस्मिता का भी इतना बेस बन चुका है और हम यहाँ पर मुंबई अस्मिता वाले भी इतना सीखते हैं। तो सर आपको नहीं लगता कि आप थोड़े मुंबई को भी उतना आप समय दें और ये तो हमें भी अच्छा लगेगा, कभी हमारी भी बात भी उधर तक, क्योंकि जब हमारी वेदा में शो चल रहा था सब मुझे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, पर मेरी दोस्त आई थी और वो पृथ्वी की रह चुकी स्टूडेंट, तो जब आई थी उसने देखा तो बोला कि यार मतलब दिल्ली अस्मिता हम लोग ने बहुत सुना है पर यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। जी देखो, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल मुझे उसका मैं बताता हूँ। बैठिए, देखिए दिल्ली अस्मिता 30 साल से काम कर रहा है, ठीक है ना, 30 साल का वो युवा है। यहाँ पर हम जो है चौथे साल में आए हैं, हमें 4 साल हुए, ठीक है। अभी बम्बई को समझने में वक्त लग रहा है, और प्रति थिएटर के पास बहुत साधन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका अपना ऑडिटोरियम है, इतने सालों का अनुभव उनके पास है। और निसंदेह वहाँ पर जो काम होता है वो मुंबई में काफ़ी उन्होंने एक अपना सिस्टम डेवलप कर लिया है।
तो और ऐसा नहीं है कि हम यहाँ हमारे पास जो आते हैं अभिनेता जो आते हैं वो चूँकि वो एलिट थिएटर से नहीं जुड़ सकते, उस जगह नहीं जा सकते, तो यहाँ पर उनको लगता है कि यहाँ पर एक घर की तरह व्यवहार करते हैं। तो हमारा जो अभी डेवलप कर रहे हैं हम यहाँ पर, हमारा सिस्टम डेवलप हो रहा है। और ऐसा नहीं कि बम्बई दिल्ली में आपने कहा कि दिल्ली में डेवलप है, ये दिल्ली के लोग तो यहाँ आ जाते हैं, बल्कि बम्बई को रीच करते हैं वो। हम तो फिर से खाली हो जाते हैं, हम तो फिर दोबारा से नए के साथ काम करते हैं। तो ऐसा नहीं कि वो कि कोई हमारे पास 30 साल हमारे हो गए 30 साल का अभिनेता वहाँ बैठा हो, नहीं होगा। वो 4 साल 5 साल काम करेगा, वो आएगा तो बम्बई। तो बम्बई तो ज़्यादा टैलेंट से भरा हुआ होता है, क्योंकि हमने जिनके साथ मेहनत की है वो सब जब अपने सपनों को बम्बई आते हैं। ये महत्वपूर्ण बात ही है। दिल्ली में हम फिर दोबारा से नए के साथ काम करते हैं। और ये कि बम्बई में आने के बाद जो महत्वपूर्ण बात ये है, बम्बई में आने के बाद जो अनुभव वाले अभिनेता हैं वो रंगमंच को समय नहीं देते हैं। जो आपका पॉइंट है, रंगमंच को समय नहीं देते हैं और रंगमंच नाटक ज़रूर करना चाहते हैं वो, लेकिन जो जितना उनको देना चाहिए 4-5 घंटे वो नहीं देंगे वो। और रिहर्सलों को उतने सीरियसली नहीं लेते हैं, क्योंकि वो सीख चुके हैं, उनको काम तलाश करना है। समझ बात उनकी भी नहीं है, उनको सर्वाइव करना है। सर्वाइवल का इतना बड़ा बम्बई में सवाल है। मेरे पास अभिनेता जो है 5 से 10 साल तक रह जाता है दिल्ली में। अभी कोविड के बाद उनकी ये रेंज कम होगा। अभी जो है 4 से 6 साल ही मुझे अभी जनरेशन बम्बई दिल्ली में रहने वाली है। लेकिन बम्बई में किसी भी थिएटर वर्कशॉप के बाद जो है ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने 1 साल मैक्सिमम 2 साल, इससे ज़्यादा अभिनेता वो, क्योंकि सर्वाइवल इशू यहाँ रोज़गार का सवाल है। तो ये उसके रोज़गार के सवाल में जो पका हुआ अभिनेता भी होता है, अच्छा अभिनेता भी होता है, रिहर्सल के अभाव में वो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो ये अभिनेता की भी जिम्मेदारी है कि वो जब बम्बई में आया अपने सपनों के लिए, आया तो सपनों के लिए ना, तो उतना काम उसको करना चाहिए। और निसंदेह हम इसकी कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हमने ये कहा कि जो अनुभवी अभिनेता है वो अपना समय दे। जैसे अभी अभिषेक ने कहा हमें समय चाहिए, समय दीजिए। आपके लिए मंच हम दे रहे हैं, जगह हम दे रहे हैं, आप काम करिए, समय दीजिए। नहीं कि मुझे नाटक करना है, मुझे जो है कोर्ट मार्शल के अंदर जो है डॉक्टर करना है, मुझे डॉक्टर दे दीजिए। डॉक्टर नहीं देंगे तो डॉक्टर के बाद जो है कह रहे अरविंद गौर तो कुछ कराते ही नहीं है, देखिए। तो ये नहीं चाहिए। इसका मतलब कि आप यहाँ पर अपनी शर्तों पे काम नहीं हो सकती, टीम है। तो मुझे लगता है कि ये सभी थिएटरों के साथ ये आता है कि वहाँ पर जब अभिनेता को लगता है कि मैंने सीख लिया है, तो सीखने के बाद वो ग्रुप में अपनी चॉइस लेना होता है। जबकि ग्रुप में सब तरह के एक्टर हैं, हमें सबको लेकर चलना है ना, किसी एक के लिए नहीं करना है। तो यहाँ पर ये दिक्कतें आती है कि अनुभवी अभिनेता अपने लिए अपनी स्पेशल जगह बनाने की कोशिश जो करते हैं, क्योंकि बनाना उनके लिए पड़ता है, उनको दूसरों को दिखाना है, बम्बई दिखाने की जगह। अब आपको लगता है कि आप अपने 4 दोस्तों को तब बुलाएंगे जब आपको लगता है कुछ कर रहे हैं। तो यहाँ जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो ये कॉन्फ्लिक्ट पहले आपने जो रस की बात की थी, ये रस यहाँ पर भी है। इसे दिखावा रस भी यहाँ पर, मतलब बम्बई में जो अभिनेता का दिक्कत पड़ी है कि उसको जो है दिखाना भी तो है ना, और दिखाना भी है, और इनसे रिक्वेस्ट करना मेरा नाटक देखने, इनको दिखाना है कि ताकि अपनी अगली फिल्म में ले लें, आप देखें, ऐसे यार को दिखाना है। तो ये हमारे लिए चुनौती वाला जगह अभिनेता के लिए है। अभिनेता खुद द्वंद्व में रहता है, खुद बहुत सारे क्राइसिस में रहता है। घर के प्रेशर अलग होते हैं, काम के प्रेशर अलग होते हैं। कहीं अगर हमारे किसी ऑडिशन में क्या करते हैं, रिजेक्ट को क्या बोलते हैं आप लोग, नॉट फिट कर। अब मान लीजिए किसी को जो है आज नॉट फिट कर दिया गया, वो कितने दिन तक डिस्टर्ब रहेगा रहेगा ना। अगर सेंसिटिव हुआ तो यार ये हो रहा था, हो गया, यार हो जाता तो ये हो जाता, ये हो जाता देखो ये हो जाता। तो वो एक ये जो पूरा एक ये मशीन के अंदर ऐसे चल रहा होता है यहाँ अभिनेता, वाकई बहुत मुश्किल है। मैं इस बात को समझता हूँ। दिल्ली में स्थिति अलग है, दिल्ली में ठहरा हुआ अभिनेता है तो है वो, कि उसको पता है कि यहाँ पर मुझे 2 साल काम करना है, 3 साल करना है। वहाँ भी 6 महीने बाद ही भागते आ जाते हैं बम्बई, जिन घर वाले पर आ जाते हैं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर अच्छा भी काम करते हैं, लेकिन वो वहाँ पर पता है कि वहाँ रहना ही है, काम करना ही है, इस नाटक के बाद ये नाटक करना है इसके। तो उनके पास एक थोड़ा सा, चूँकि गाँव से, जगह से, बम्बई से एक अलग अलग, तो ठहराव थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ बहुत मुश्किल काम है। किसी भी अभिनेता को मैं कहूँ जी भाई मुझे 4 घंटे दे दे, उस समय ऑडिशन आए, क्या करेगा। तो ये जो उसकी पर्सनल लाइफ अभिनय उसके बीच में जो द्वंद्व चलता है, उससे निसंदेह अभिनेता को जूझना चाहिए। उसी से अगर उसको समझ लिया जाए तो शायद हम और बेहतर हो सकते हैं। हमें दूसरे मुकाबले की ज़रूरत नहीं है कि वो ये अच्छा काम कर रहा है, हम क्या कर रहे हैं वो ज़रूरी है।
मैं जानता हूँ मतलब दिल्ली में यहाँ पर मुझसे जो है सैकड़ों निर्देशक मुझसे बहुत सीनियर है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके नाटकों में बहुत चमक होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइट साउंड डिज़ाइन बहुत अच्छा होता है, बहुत बढ़िया करते हैं। अभिनेता भी उनके पास जो है अभिनेता को प्रशिक्षण के बजाय प्रशिक्षित अभिनेता लेते हैं। उनको नाटक करना तो वो जो है ऑडिशन लेकर लेंगे कि भाई अच्छा किया है, हाँ ये ले ठीक, वो प्रशिक्षित अभिनेता पहले से ही लेंगे, तो उनके नाटक में तो पहले से प्लस है। हमें तो अनगढ़ अभिनेताओं को गढ़ना होता है, तो हम जो है अनगढ़ हम वो मूर्तिकार हैं जिनके साथ काम करते हैं, उसके बीच में सारे सवाल आएंगे, बातें होंगी, चीज़ें होंगी, इसी के माध्यम से अपने को मजबूत रखना है। बस हमें अपने लिए काम करना है कि आप अपने लिए करें, वो अपने लिए करें। और ये जो सारे द्वंद्व हैं जो मेरा ख्याल आपसे ज़्यादा यहाँ कोई नहीं समझ रहा है, शायद उतना मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ, जो डेली की क्राइसिस है उसके बीच में अभिनय भी, करियर, सपने भी तो बड़ा फंसे रहते हैं, तो उसके बीच में काम लगातार करते हैं। एक बहुत ही बढ़िया सवाल तो मैं आपको पूछना चाहूँ, शुरुआत के लिए क्या जरूरी है, किसी भी चीज़ की शुरुआत के लिए? ईमानदारी और सपनों के प्रति एकदम कि मुझे करना ही है, करना है, और फिर कुछ भी हो जाए मुझे लड़ना ही है, अपने से लड़ना है। हमारी लड़ाई अपने से है, हमारी लड़ाई बाहर से नहीं है, मेरी लड़ाई अपने से है। मतलब साल में मतलब 5-6 दिन ऐसे आ जाते हैं मेरे, जब मैं लोगों से कट जाता हूँ, मुझे लगता है ये तो बकवास है, क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ मैं एकदम निराशा में जाता हूँ, डिप्रेशन आता है, क्या लगता है, वाकई आते हैं 5-6 दिन ऐसे जाते हैं कि यार ये नहीं जाना रिहर्सल, गए भी तो बैठ रहे हैं, किस बात नहीं की, कुछ नहीं हुआ यार, ठीक है, चाय ज़्यादा बढ़ जाती है, सब कुछ आते हैं। अब लगता है यार आपने क्या किया ज़िंदगी के साथ, और ये ज़िंदगी आप अगले लोगों को भी दे रहे हैं, वो आप कह रहे हैं ईमानदार रहो, कमराई मत करो, आप अपनी बातें औरों को भी बोल रहे हैं, तो संकट आता है, लगता है छोड़ दो यार, अब क्या। अब जब लोग आराम से, मेरे बहुत सारे दोस्त बहुत ही आराम से ज़िंदगी जीते हैं, भाई अच्छे पदों बैठे हैं, अच्छी जगह पर हैं, हमारा दिन वैसे शुरू होता है, सुबह से प्रारंभ होता है कि भाई ये अच्छा, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, यहाँ जाना है, इसकी क्लास लेनी है, अच्छा 20 महीने किराया कैसे देंगे, यहाँ पर नहीं हुआ है कि प्रदीप यार देखो तो ये हो गया है, अब उसमें कैसे होगा, अब भाई सर ये देखते हैं ये नहीं हुआ, अच्छा यहाँ पर क्या हो रहा है, अच्छा भैया यहाँ कुछ करवा दो, कुछ नहीं कर। तो हम दिल्ली में भी यही होता है कि यार तो फिनाइल भी नहीं है भाई, कैसे हुआ काम, फिनाइल जैसी छोटी सी चीज़ भी आपके लिए सवाल बन के सुबह उभर जाती है, क्योंकि आपको ही करना है। तो ये सब कुछ होता है, सब कुछ चुनौतियाँ आती हैं, उसके बीच में मैं नहीं जाना, मुझे भी आती है, फ्रस्ट्रेशन आती है, सब कुछ होता है, और अच्छी खासी आती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती है। हम कोई मशीन के बने आदमी ने मगाओ जी हाँ जी मजबूत रहो, नहीं है यार, आप इंसान हैं, आपने भी देखा है, अपने पिताओं के संघर्ष को देखा है। मेरे पास, मुझे साइकिल चलाना भी नहीं आता, आज भी मेरे घर में साइकिल ही नहीं थी, सीधा मैंने मोटरसाइकिल चलाना सीखा था। तो ये सब कुछ आता है, सारी चुनौतियाँ आती हैं। जब मैंने इंजीनियरिंग से निकाला गया था, मेरे पास करियर था, क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लोग कहते हैं आपने निर्देशक बनना तय किया, नहीं भाई मैं तो इधर से उधर हर जगह तलाश करता रहा। जब नदी होती है ना, नदी को एक रास्ता नहीं होता, अपने आप रास्ता तलाश करती है, चल रही होती है, बढ़ रही होती है, फिर अपनी जगह। तो हम भी, ज़िंदगी हमारी सबकी ऐसी ही है भाई, उसके लिए इससे मजबूत करो, मुझे करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए करना है भाई। जब कमज़ोर हो ना, जब सबसे ज़्यादा कमज़ोर आप होइए, अपने पास बैठ जाइए और ध्यान कर लीजिए, आप अलग हैं लोगों से, अपनी ताकत पे विश्वास कर लीजिए, फिर जुट जाइए। लीडरशिप के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है? लीडरशिप के लिए कि आपको समाज में नब्ज होनी चाहिए, समाज के चाहिए, लोग क्या चाहिए। देखिए अच्छा लीडर कौन है पॉलिटिक्स में, वो अच्छा लीडर जो अच्छे सपने देता है, जो सपने अच्छे देता है, सपने पूरे होए ना अलग बातें हैं है ना, लेकिन सपने जितने अच्छे देते हैं वो पॉलिटिशियन हो जाता है, अच्छा हो जाता है। जो सपने नहीं दे पाता है उसको फिर लोग सपने के साथ जुड़ने के लिए जो पूरी पद यात्राएं करनी पड़ती है। तो ये सपनों की यात्रा है ना, वो भी तो सपने देखता है ना, सपने दिखा रहा है वो कि हाँ हम इसके खिलाफ लड़े, वो सपना है। और यही मुझे लगता है कि हम, हमारे अंदर भी है कि अगर हम अपने आसपास लोगों के सपनों के साथ जुड़ जाते हैं, और इसलिए हम लोग सपनों के साथ जुड़ते हैं, उनके सपने अगर हमारे बन जाते हैं, तो शायद आप एक ईमानदार लीडर हो सकते हैं, ईमानदार निर्देशक हो सकते हैं। और जैसे मैं अपने सपने ख़त्म कर चुका, मेरे सपने नहीं, तो अभिनेताओं के सपनों के साथ हम चलते हैं। तो अभिनेता जब थोड़ा बहुत इधर होता है, इधर या उधर होता है, दुख होता है, बहुत ज़्यादा दुख होता है, अरे यार ये क्या ऐसा सोचा, ये क्या कर रहा है, ये क्यों कर रहा है। अच्छा, तो ये आपके माँ बाप जिस तरह से आपके बारे में सपना देखते हैं ना, आपके टीचर्स भी वैसे ही हो जाते हैं। और इसलिए आपको ना अपने को सेंसिटिव बनाइए और भरोसा करना सीखिए लोगों के ऊपर। दुनिया में जो है ना, लोग कहते हैं भरोसा मत करो, मैं कहता हूँ भरोसा करो। और हालांकि भरोसा वही तोड़ दें जो आपके, जिस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन उसका जी भरोसा करो।
एक मेरा नाटक है गुड पर्सन सेजवान, जिसका रामकली, दिल्ली की औरत भली रामकली नाम है। उसमें एक गाना है कि मैं सच बोलूँ तो पानी चाहिए, इंसान समंदर अपना खोल दो। यानी कि इंसान के अंदर बहुत बड़ा समंदर है। पीयूष मिश्रा का लिखा हुआ है, जब पीयूष अस्मिता में 4 साल में काम किया था। तो इंसान को अपना समंदर खोलिए, अच्छी चीज़ों करिए, अच्छे लोग बचाना भी हमारी जिम्मेदारी है। दुनिया में हम कहते हैं ना खराब लोग हैं, भाई आपके पिताजी खराब है क्या, माँ खराब है क्या? अपने आसपास देखिए कितने लोग खराब हैं। आप पाएंगे 10 में से मुश्किल 2 लोग 3 लोग खराब मिलेंगे, या वो खराब आपकी नज़र में होंगे, हो सकता ना खराब हो। तो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग बचाना, उनकी अच्छाई को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। रेस्पेक्ट करना सीखिए।